बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th यूनिट 12, यूनिट का नेम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से याद रखिएगा कि इस यूनिट में हम लाइट के डिफरेंट फेनोमिना को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें लाइट की रिफ्लेक्शन है, लाइट की रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और डियर स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि इमेजेस कैसे बनते हैं मिरर्स और लेंसेज को यूज़ करते हुए। और इस चैप्टर में हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को भी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में होंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। याद रहे, ये टॉपिक आपके इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आप इसको शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। यहीं पे याद रख लें कि हर चैप्टर की एक्सरसाइज में आपको एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। उन एमसीक्यूज़ को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आपकी एक्सरसाइज से ही आएंगे। लेकिन 2-3 एमसीक्यूज़ आपसे कंसेप्चुअल भी पूछे जा सकते हैं। अब वो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ कहाँ से तैयार करें? डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर आप एक टॉपिक अच्छे तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, सारी चीज़ें साथ साथ नोट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाएंगे। क्योंकि टॉपिक जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो जहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, पॉसिबल एमसीक्यू, वो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो इंशाल्लाह आपका 100% वो टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। फिर जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तवज्जो से लास्ट तक ये लेक्चर सुनेंगे और साथ साथ नोट करेंगे। और अपने तमाम स्टूडेंट्स, अगर टीचर देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स को शेयर किया करें, और अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो अपने तमाम फ्रेंड्स को, दोस्तों को, क्लासमेट्स को लिंक ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो डेस्क में स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। यानी कि अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट, डियर स्टूडेंट्स, कदीम ज़माने से सोचो विचार का मौजू रहा है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, अरब के साइंटिस्ट थे, जिनका नेम है इब्न हैसम। डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने बहुत सारे लाइट के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और फिर चंद एक कवानीन बताए। और इन्होंने ये एक बात भी मेंशन की कि भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में एक गहरा ताल्लुक है। इन दोनों के बीच में कोई गड़बड़ चल रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में एक रिलेशन है। क्या है ये नहीं बताया इसने कहा बस इनके बीच में ना, समझ गए हो ना कुछ है, रिलेशन है। इसके 600 साल बाद एक और साइंटिस्ट आए, विलियम ब्रॉड स्नेल। इन्होंने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या रिलेशन है। तो ये आप प्रीवियस छोटी क्लासों में शायद पढ़ के आ रहे होंगे, नहीं तो इसी चैप्टर के अंदर आगे आ जाएगा कि क्या रिलेशन था। फिलहाल आपने ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, ये ज़रूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे ना, तो इसके पीछे कहानी क्या थी वो थोड़ी सी मैंने आपको बताई है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब होगा हम टॉपिक से बाहर निकल जाएंगे। बस थोड़ी सी बातें जो मैंने मुनासिब समझी हैं कि आपको पता होनी चाहिए, ताकि इस चैप्टर के आगे आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, वो फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी लाइट है क्या? लाइट, डियर स्टूडेंट्स, एक रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म है। लाइट क्या है? रेडिएंट एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि एमिट होती है। एक्साइटेड एटम्स कह लें, मॉलिक्यूल्स कह लें, कि जब वहाँ से एमिट होती है तो यही वजह बन जाती है किसकी? सेंसेशन ऑफ विजन की, बाय द नॉर्मल ह्यूमन आई। तो यही बात डियर मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको ज़रा गौर से पढ़ लीजिएगा। अगर डियर आप अपने रूम में बैठे हैं, जब आप पढ़ने की नीयत से बैठते हैं, पहले तो बैठते नहीं, अगर बैठ भी जाएँ तो उससे पहले उस रूम की लाइट क्या होती है? ऑफ, अंधेरा होता है, हर तरफ आप देखते हैं कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर आप क्या करते हैं? बल्ब का स्विच ऑन करते हैं। जैसे आप बटन ऑन करते हैं तो बल्ब रोशन हो जाता है, लाइट, फिर आपको चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। ऐसे ही है ना। फिर आप अपनी बुक उठाते हैं और टॉपिक तैयार करने बैठ जाते हैं। तो जैसे ही आप बुक या टॉपिक को देखते हैं तो आपको वो जो प्रिंटिंग फॉर्म में वर्डिंग होती है सारी, वो नज़र आने लग जाती है। ऐसे ही है ना। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे? देखें, जिस पेज के एरिया पे लाइट पड़ी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपकी आँख में आई, तो वो एरिया, वो जगह आपको नज़र आती है ब्राइट। और जिस जगह पे, जिस एरिया पे लाइट पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती, आपकी आँख तक नहीं पहुँचती, वो एरिया, वो जगह आपको ब्लैक नज़र आती है। तो जो वर्डिंग होती है वो ब्लैक होती है, इसलिए तो आपको ब्लैक नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ से, उस एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही। तो इस तरह से जिस जगह मर्जी आप देखें,
लाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लाइट प्ले कर रही है डेली लाइफ के अंदर। जहाँ मर्जी देख ले, लाइट है तो सब कुछ हो रहा है, लाइट ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में लाइट का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये है तो हम सारा कुछ कर पा रहे हैं, अगर ये नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो ये डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी डिस्कशन थी लाइट के बारे में, जिसको थीम कह लें आप, कि चंद एक बातें आपको मैंने बताई हैं, ये आपको याद रख दी है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि लाइट के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में आते जाएंगे वैसे वैसे आपको नॉलेज मिलती जाएगी। लेकिन फ़िलहाल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं 5-7 मिनट के लिए, ये सारी आपने याद रखनी है। अब आपसे चैप्टर में से क्या क्वेश्चन किया जा सकता है, चैप्टर के नाम में से। तो चैप्टर का नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो इसमें से आपसे ऑप्टिक्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है 2 नंबर के लिए। तो फिर आप क्या लिखेंगे, देखें जी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फेनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। यानी कि ऑप्टिक्स फिजिक्स की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट के फिनोमिना को डील करते हैं। तो जिस ब्रांच में लाइट के फिनोमिना को डील किया जाएगा वो ब्रांच कहलाएगी ऑप्टिक्स। क्लियर? ये आप लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स कह लें कि ऑप्टिक्स की बेसिकली 2 ब्रांचेज हैं, ठीक है। नंबर 1 रे ऑप्टिक्स और नंबर 2 बीम ऑप्टिक्स। या फिर ये समझ लें कि जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ते हैं, बीम का या लाइट की रे का जिक्र करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर रे और बीम या फिर वेव, इनमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। अब मैं बहुत डिटेल में आपको डिफरेंस बता सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात कि वो आपकी रेंज से बाहर हो जाएंगी चीज़ें। इसीलिए आप छोटा सा एक मेन डिफरेंस याद रख लें, बस जितना आपके लिए ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्टेंस रे क्या है। कि जब लाइट स्ट्रेट लाइन में जिस पाथ पे ट्रैवल करती है, लाइट जब स्ट्रेट लाइन के जिस पाथ पे ट्रैवल करती है, ये रे कहलाएगी, ये रे है, ठीक है। इसी पाथ को ही आप रे कह लें ना। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में जिस पाथ पे ट्रैवल करती है ये कहलाएगी रे, और बंडल ऑफ रेज ये क्या कहलाएगी, ये बीम कहलाएगी। बस ये छोटा सा आपने मेन डिफरेंस याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स आप अपनी फटाफट बुक ओपन कर लें और चैप्टर 12 इसका फर्स्ट पेज देखें। वहाँ पे मैं आपको 2-3 MCQ बताने जा रहा हूँ जो कि प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में देखे गए हैं, उनको आपने मार्क करना है। साथ साथ आपको इंशाल्लाह हर चीज़ बताएंगे। तो फटाफट आप अपनी बुक का फर्स्ट पेज जो है इस चैप्टर का वो ओपन कर लें। तो वहाँ पे आपको टॉपिक मिलेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हेडिंग नजर आएगी, पहला फर्स्ट पेज। उसकी साइड इन्फॉर्मेशन में देखें तो आपको 2 ब्लू कलर की राइटिंग होगी, 2 छोटे छोटे पैराग्राफ्स नजर आएंगे, एक थोड़ा लेंथी होगा, एक छोटा सा होगा, ठीक है। साइड इन्फॉर्मेशन राइट साइड पे देखें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वहाँ से MCQ पूछे जाएंगे साइड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वहाँ पे ऊपर हेडिंग होगी फॉर योर इन्फॉर्मेशन की। उस पैराग्राफ को आपने अच्छे तरीके से बैठ के पढ़ना है। वहाँ से 2-3 MCQs बनाए जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट MCQ है याद रखने वाला वो ये है, सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, कि लाइट जो है ना, लाइट ये डुअल नेचर है। यानी कि लाइट एज अ वेव भी बिहेव करती है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है। ये आपके सेकंड पैराग्राफ में मेंशन किया गया है। तो आप इसको पहले याद रखें, मार्क कर लें। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि लाइट जो है वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है और डियर स्टूडेंट्स एज अ वेव भी बिहेव करती है। अब कौन से वो साइंटिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि लाइट पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती है, और कौन से वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बात की कि भाई लाइट जो है वो वेव के तौर पे बिहेव करती है। ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको MCQ मिल जाएंगे। मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा डिटेल है। ये आप जब सेकेंडरी की क्लास में आएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको डिफरेंट साइंटिस्ट के आइडियाज़ बताएंगे आपको कि कौन से साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि लाइट वेव है, क्यों है, और कौन से जो साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि लाइट एज अ पार्टिकल आप लें उसको ट्रीट करें। तो ये हम डिटेल में नहीं जाएंगे। फिलहाल आप MCQ के तौर पे उस पैराग्राफ को पढ़ें, वहाँ पे बताया गया कि न्यूटन क्या कह रहा है, पार्टिकल कह रहा है या वेव कह रहा है, ये आप पढ़ें, देखें वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैं इसीलिए नहीं बता रहा ताकि आप निशान लगाए ना, वहाँ पे मार्क कर लें ताकि आपको याद रहे कि ये MCQ पूछा जा सकता है। उसके बाद इसी पैराग्राफ में आपसे थॉमस यंग की बात की गई है, वो क्या कह रहा है, मैक्सवेल क्या कह रहा है। तो ये 2-3 साइंटिस्ट आपको बताएंगे, इनको आप मार्क करें और इसको अच्छे तरीके से जहन में रख लें। चलें जी, ये कहानी होगी एंड, ये बैकग्राउंड था सारा जो कि आपको पता होना चाहिए। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले लाइट की रिफ्लेक्शन, यानी कि ऐसा कोई फील हो रहा है कि लाइट कहीं से आएगी एक मीडियम से, किसी दूसरे मीडियम पे जाके हिट करेगी, वहाँ पे फॉल करेगी, वहाँ से फिर बाउंस बैक हो जाएगी।
बाउंस बैक होगी तो उसी फिनोमिना को कहेंगे ना रिफ्लेक्ट हुई है, यानी कि लाइट जाएगी कहीं पर टकराएगी और वापसी आ जाएगी, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन। तो इस तरह का कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। When light traveling in a certain medium falls on the surface of other medium, a part of it turns back in the same medium. This phenomena is called reflection. कि डियर स्टूडेंट, जब एक लाइट ट्रैवल करती हुई किसी एक मीडियम से आती है और किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पे फॉल होती है, तो फॉल होने के बाद वहाँ से वो बाउंस बैक हो जाती है, यानी कि वहाँ पे गिरने के बाद, टकराने के बाद वापसी अपने पहले वाले मीडियम में मुड़ जाती है। इस फेनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब इसको डायग्राम से देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सपोज करें जी, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये जो ब्लू कलर की आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये सारा क्या है, प्लेन मिरर। अब ये एक मीडियम होगा और दूसरा मीडियम हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे क्या है, एयर। तो डियर स्टूडेंट्स, एयर वाले मीडियम से एक रे आई AO, नाम क्या है, AO। ये एक लाइट की रे आई एयर मीडियम से और किसी दूसरे मीडियम यानी कि प्लेन मिरर की सरफेस पे फॉल हुई। जैसे ही फॉल हुई तो वो बाउंस बैक होगी अपने पहले वाले मीडियम में। देखिए यहाँ पे भी क्या है, एयर, यहाँ पे भी क्या है, एयर। तो एयर वाले मीडियम से एक लाइट की रे आई AO, वो दूसरे मीडियम यानी कि प्लेन मिरर की सरफेस पे फॉल हुई और वहां पे टकराने के बाद अपने पहले वाले मीडियम में बाउंस बैक हो गई, मुड़ गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये फेनोमिना क्या कहलाता है, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मेंशन कर देते हैं कि ये जो AO है, ये आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे है। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे, ठीक। और फिर इस प्लेन मिरर पे टकराने के बाद जब बाउंस बैक हुई अपने पहले वाले मीडियम में, तो ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, जिसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, OB। तो AO इंसिडेंट रे है और OB रिफ्लेक्टेड रे है। यह फेनोमिना कहलाता है रिफ्लेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, फिर यहीं पे ये भी बात याद रख लें कि इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें, इस प्लेन के ऊपर कहीं पे भी आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कहलाएगी नॉर्मल। तो यहाँ पे देखें, इस प्लेन के इस पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तो ये आपका कहलाएगा नॉर्मल। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीन बातें आपने पढ़ ली, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है और वहाँ लॉज में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लें कि देखें, जब ये रे आई है, इंसिडेंट रे, तो किसी न किसी खास एंगल पे ही आई होगी ना, और जब ये रिफ्लेक्ट हुई है तो किसी खास एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई होगी। तो एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रख लें कि इंसिडेंट रे जो AO है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, नॉर्मल के साथ, याद रखें, नॉर्मल के साथ, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड है कि MCQ बनाएंगे हम। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे का, वो कहलाएगा इंसिडेंस एंगल। सही है जी। इसी तरह नॉर्मल का जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनेगा, इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बात भी छोटी सी याद रखनी है। अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे AO एंड नॉर्मल N। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे AO एंड नॉर्मल, यानी कि ये वाला एंगल, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड OB रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है जी। तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल है और ये इंसिडेंट एंगल है। लो जी, 5-6 डेफिनेशन हमने पढ़ ली। सही। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इधर से जो आपसे MCQ पूछा जा सकता है वो क्या है, वो सबसे पहले जो प्रीवियस बोर्ड में देखा गया वो है द अप्रोचिंग रे ऑफ लाइट इज आल्सो कॉल्ड। डियर स्टूडेंट्स, जो अप्रोचिंग रे है यानी कि लाइट की जो अप्रोचिंग रे है, उसको आप कभी कभार क्या नाम देते हैं? अल्फा ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड रे का, बीटा ऑप्शन है रिफ्रैक्टेड रे का, चार्ली ऑप्शन है इंसिडेंट रे का और डेल्टा ऑप्शन है इमेजिनरी रे का। तो फिर याद रखने डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आप वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे खुद से सोच के बताएं या तुक्का लगाएं।
कमेंट सेक्शन में बताएं और फिर उसके बाद यहाँ पे अपना आंसर मैच करेंगे आपका ठीक है कि नहीं। डियर स्टूडेंट्स, फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, याद रख लें कि इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है चार्ली। ठीक है, तो अप्रोचिंग रे जो है लाइट की अप्रोचिंग रे को हम इंसिडेंट रे का नाम देते हैं। बहुत आसान एमसीक्यू था। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ रहा है, कंसेप्चुअल, कि किस तरह से आपसे कंसेप्चुअल एमसीक्यू पूछा जाएगा, ज़रा गौर करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की कि एक लाइट की रे आई, किसी और मीडियम की सरफेस पे उसने हिट किया, फॉल हुई और वहाँ से वो बाउंस बैक हो गई अपने पहले वाले मीडियम में, यह कहलाएगा रिफ्लेक्शन। आई किसी और मीडियम की सरफेस पे टकराई और वापसी मुड़ गई, यही रिफ्लेक्शन है। ऐसी है ना। अब ज़रा गौर करना है। सपोज करें ये आपके पास ना ये प्लेन है, ठीक है, कोई शाइनिंग सरफेस है, ये प्लेन है सारी, फिर से कह रहा हूँ ये प्लेन है, देख लें, गौर करना है, जो काम कर रहे हैं छोड़ दें, सारी तवज्जो इधर दें। ये प्लेन है, यहाँ से एक लाइट की रे आई, ये आने की डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे ये आ रही है, ये इंसिडेंट रे की जो ब्लैक एरो है ना, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। ये लाइट आई और ये इस सरफेस पे फॉल हुई और फिर वापसी बाउंस बैक हो गई, यानी कि रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो ब्लू आपके एरो नज़र आ रहा है, ये रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है। ये आई इंसिडेंट रे, ये आने की डायरेक्शन, यहाँ पे फॉल हुई रे और वापसी रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन। आई रिफ्लेक्ट हो गई, आई रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ से पूछेगा क्या? डियर स्टूडेंट्स, याद रख लें, यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा और इंसिडेंट एंगल कितना होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। जबकि ऑप्शंस में आपको वो बता सकता है, ऑप्शन दे सकता है कि अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, चार्ली ऑप्शन दे सकता है आपको 180 डिग्री और डेल्टा ऑप्शन दे सकता है नॉन, इस तरह की। अब गौर करना है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फट से कहेंगे सर 180, क्यों? उनको नजर आ रहा होगा ये इधर आ रही है, ये इधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल, एंगल 180, तो वो 180 सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, कुछ इनसे थोड़े से ज़हीन होंगे, ठीक है ना, जो 180 वाले होंगे, इनसे कुछ स्टूडेंट्स और ज़्यादा ज़हीन होंगे। वो पता है क्या सोचेंगे? ऐसे गौर से देखेंगे, अच्छा यार ये तो कोई बात ही नहीं है। क्या सोचेंगे? क्योंकि भी ये लाइट आई, ये प्लेन है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 90, कौन सा मुश्किल काम है, 90 बन तो रहा है, और जो जा रही है वो भी 90, जो आ रही है वो भी इधर फॉल हो रही है, एंगल 90। डियर स्टूडेंट्स, ये गलत है। आपने 90 को भी सिलेक्ट नहीं करना, 180 को भी सिलेक्ट नहीं करना। देखिए 90 आप पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लेन है ना, इसको आप कंसीडर कर रहे हैं नॉर्मल, आप गौर नहीं कर रहे, आपके जहन में आ रहा है शायद ये नॉर्मल है और लाइट ऐसे आएगी एंगल बन जाएगा 90। ना 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 ना, ये नॉर्मल नहीं है, ये तो प्लेन है, सरफेस है। पहले आप इस प्लेन का नॉर्मल तो देखें। क्यों? क्योंकि आपसे गलती हो रही है कि आप ये डेफिनेशन भूल गए हैं। भाई एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन एंगल देखा जाता है। तो आप तो देख रहे हैं प्लेन और रे के बिटवीन एंगल 90, वो गलत है। पहले आप इस प्लेन का नॉर्मल चेक करें। तो नॉर्मल, ये प्लेन ऐसे पड़ी है, ये देखें, नॉर्मल बनेगा इस तरफ, यानी कि इसी लाइन के ऊपर, यही लाइन आपकी नॉर्मल ही है। नॉर्मल पे ही तो लाइट आ रही है और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। देखें ना, ये प्लेन और ये नॉर्मल, तो नॉर्मल वाली लाइन पे ही इंसिडेंट रे आ रही है। तो जब नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट रे है तो फिर एंगल कितना होगा? 0। तो फिर याद रख लें यहाँ पे 0 डिग्री एंगल होगा। और अगर आपसे पूछा जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो फिर क्या बनेगा? देखें, ये रिफ्लेक्ट हुई है ना, तो ये भी तो नॉर्मल के ऊपर ही जा रही है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के अलोंग ही है, तो यहाँ पे भी एंगल 0, तो एंगल यहाँ पे भी 0। तो फिर कौन सी ऑप्शन बनती है? अल्फा। चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, तो आपने 0 ही सिलेक्ट करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, गलती नहीं करनी। अब डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट, कि क्या जब लाइट की रे आए जिस मर्जी ऑब्जेक्ट पे फॉल हो तो वहाँ से वो बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी? जो मर्जी ऑब्जेक्ट हो वहाँ पे लाइट आएगी, टकरा के फिर मुड़ जाएगी? नहीं डियर स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट्स की टाइप्स तो डिस्कस कर लेना। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और कुछ होते हैं आपके पास नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद से लाइट को एमिट करते हैं, और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जो खुद से लाइट को एमिट नहीं करते। पहले ये याद रख लें, फिर इंपॉर्टेंट आपसे एमसीक्यू भी पूछता हूँ
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? ऑब्जेक्ट्स विच एमिट, शॉर्टकट लिखते हैं, विच एमिट देयर ऑन लाइट। सही है ना? इतनी बात याद रख लें। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? सन, या सन आपसे कहता है कि भाई मेरे साथ कुछ छेड़छाड़ करो फिर मैं लाइट एमिट करूंगा। नहीं, सन लाइट खुद ब खुद ही एमिट कर रहा है। ठीक है, ये उसकी एक एग्जांपल हो सकती है। कैंडल को अगर आप माचिस की तीली जला के उसको ऑन करें, जलाएं, तो वो भी आपके पास एग्जांपल हो सकती है। लेकिन जब वो डब्बी से निकाल के सामने रख के नहीं देखना कि भाई कैंडल निकाल रोशनी, ऐसा नहीं है। सही है ना? जब जल रही होगी तब आप एग्जांपल लुमिनस ऑब्जेक्ट की दे सकते हैं वो भी। अच्छा, अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ये कौन से होंगे? ये होंगे डियर स्टूडेंट्स विच, या ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर ऑन लाइट। डू नॉट लगा दें बस। ठीक है जी। अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है? इसमें एग्जांपल जिसकी जो खुद ब खुद लाइट को एमिट ना करे, मून की एग्जांपल ले लें। इसके अलावा आप अपने बॉडी की ले लें, ह्यूमन बॉडी। सही है ना? अब यहां से मेरा एक क्वेश्चन है, मैं रूम में ठहरा हूं, आपके सामने हूं, क्या मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता हूं? मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता हूं? जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर दें, हाँ या ना। तुक्का ही लगा दे, कमेंट में आंसर ज़रूर दिया करें। देखिए, गलत आप बताएंगे, आपको पता चलेगा कि यार मैंने गलत बताया है, तो जब सही का पता चलेगा वो भूलेगा ही नहीं। आप जब गलत ही नहीं बताएंगे तो सही वाला थोड़ी देर के लिए आपको याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएगा। तो कोशिश किया करें कमेंट सेक्शन के अंदर आपने आंसर देने हैं, तो आप पहले आंसर दिया करें। ठीक है ना? तो क्या मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? जल्दी बताएं। चलें जी, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर देंगे, फिर मेरी अगली बात सुनेंगे। डियर्स, याद रखें, मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, मैं खुद से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब मुझ पे लाइट पड़ेगी तब तो मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने तो सिर्फ इतना पूछा आपसे, क्या मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ? तो आप सोचे तो सही, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं खुद से अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा। मैंने कहा लाइट को मैं रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। तो आप सोचे यार अगर सर पे लाइट पड़े तो फिर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट तो हो सकती है, यस, लेकिन मैं खुद से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। जब मुझ पे लाइट पड़ेगी, फॉल होगी, तो वो रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है ना? तो इस तरह आपने स्टेटमेंट पे पहले गौर करना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, फिर आपने आंसर करना है। चलें जी, तो ये उन्हीं ऑब्जेक्ट की एग्जांपल में आपने डिस्कस कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को एंड करते हैं इंशाल्लाह, बस 2-3 मिनट और लगेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जितना पढ़े, इसमें इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो इन लॉज के अंदर आपसे पूछी जा सकती हैं। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है और MCQ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, ये लाजमी याद रखना है। नंबर 1 लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कि ये जो 3 चीज़ें आपने पढ़ी है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये एक सेम प्लेन पे लाई करनी चाहिए। तो आप देख लें सेम प्लेन पे लाई कर रही हैं, ओके। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन के लिए यही तो ज़रूरी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होने चाहिए। जिस एंगल पे आए उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो, तभी रिफ्लेक्शन कहलाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये 2 लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, ये आपने याद रखने। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। डिस्टेंस याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। जो रिफ्लेक्शन है ना, ये सरफेस की स्मूथनेस पे डिपेंड करती है कि वो सरफेस कितनी स्मूथ है, पॉलिश्ड है, या कितनी रफ सरफेस है, तो उसी हिसाब से उसकी रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं इसकी 2 टाइप्स हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ये भी अलग से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने सिर्फ इतना ही लिखना होगा, डायग्राम बनाएंगे और साथ में डेफिनेशन मेंशन करेंगे। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? द रिफ्लेक्शन बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड। अगर किसी स्मूथ सरफेस पे, शाइनिंग सरफेस पे, शाइनिंग सरफेस से मुराद क्या है? कोई मेटल हो सकती है, कोई मिरर हो सकता है, ठीक है? तो उस पर जब लाइट फॉल होगी तो वहां से फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद एक वहां पे रेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिले, तो ये कहलाएगी आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ऐसी सरफेस रफ, ऊपर नीचे, ठीक है, कोई छोटे मोटे वहाँ पे खराबी है, बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, तो डेस्टोन जब वहाँ पे लाइट फॉल होगी तो फिर वहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट होगी
तो उसका एक रेगुलर पैटर्न अगर आपको देखने को ना मिले बल्कि इर्रेगुलर पैटर्न देखने को मिले तो फिर उसको आप बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या लिखेंगे? द रिफ्लेक्शन बाय द रफ सरफेस इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इनको जरा डायग्राम से समझते हैं। देखें, ये आपके पास प्लेन सरफेस है, बिल्कुल पॉलिश सरफेस है, कोई यहाँ पे देखें छोटे मोटे खराबी नहीं है, रफ सरफेस नहीं है, प्लेन सरफेस है, छोटे मोटे आपको जंप नज़र नहीं आ रहे, ऐसे ही है ना, प्लेन है, बिल्कुल प्लेन। तो अब यहाँ पे जब पैरेलल रेज, मेरी बात को गौर से सुनना है, पैरेलल रेज जब हम फॉल करवाएंगे, ये लाइट की पैरेलल रेज जो है फॉल हो रही है, तो यहाँ से ये क्या हो रही है? बाउंस बैक, यानी कि रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, जैसे लाइट पड़ी, लाइट की पैरेलल रेज आई प्लेन सरफेस पे, रेगुलर सरफेस पे उन्होंने हिट किया और वापसी रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जरा पैटर्न देखें गौर से, बड़ा प्यारा सा पैटर्न है ना, प्रॉपर। तो ये आपके पास एक रेगुलर पैटर्न है, तो ये रिफ्लेक्शन कहलाएगी रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहां पे अब जरा दोनों लॉज चेक करें कि अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल यहां ड्रा करते जाए। यहां पे ये नॉर्मल है, यहां पे ये नॉर्मल है, यहां पे ये नॉर्मल है, तो सारी चीजें सेम प्लेन पे लाई कर रही हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर। क्लियर? अब आ जाए इर्रेगुलर सरफेस पे देखते हैं। ये लाइट की रे आई, यहां फॉल हुई, इधर रिफ्लेक्ट हो गई। ये लाइट की रे आई, इधर फॉल हुई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ये लाइट की रे आई, इधर रिफ्लेक्ट हो गई। जरा यहां देखें, पैटर्न क्या रेगुलर है? नहीं, इर्रेगुलर है। अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं ये इर्रेगुलर पैटर्न इसीलिए बना है क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं है। ना 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 ना, रिफ्लेक्शन तो हुई है ना, इर्रेगुलर हुई है। तो यहाँ पे भी तीनों नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है। इस केस में भी इक्वल है, उस केस में भी इक्वल है। ये नहीं कहना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफरेंट है इसीलिए इर्रेगुलर पैटर्न है, ना, ये गलत होगा। रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों इक्वल होने चाहिए और इस केस में इक्वल हैं। बस फर्क ये है कि यहां पे जब पैरेलल रेज आके फॉल होंगी तो वो जब रिफ्लेक्ट होंगी तो फिर पैरेलल नहीं रहेंगी, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसीलिए आपको देखने को एक इर्रेगुलर पैटर्न मिलेगा जिसकी वजह से आप उसको कह रहे हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन हर रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल ही है, ये बात नोट कर ले। कैसे? मैं चेक करवाता हूं। देखें, जब डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखें तो ये सरफेस ऐसे है, ऐसे ये वाला एरिया देखें तो यहां पे नॉर्मल ड्रा करें, ये नॉर्मल है। तो देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर तो है। अच्छा, अब आ जाए, ये सरफेस है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो का टाइम एंड हो गया था, मैं यहाँ पे बात बता रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि पीछे वीडियो ऑन है कि नहीं है। तो ये देखें, जब आप ये रे आई इस एरिया पे, इस जगह पे फॉल हुई, इस एरिया को, इस जगह को, इस सरफेस को मैंने बाहर निकाला है। ये वाली सरफेस ये देखिए ना, ऐसे है, तो मैंने इसको बाहर निकाला, ये आ गई। अब पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करें तो ये देखें, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो अब देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों क्या हैं? बराबर तो हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि इधर इर्रेगुलर पैटर्न में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल नहीं होते इसलिए इर्रेगुलर पैटर्न। ना ना ना, ये गलत है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर ही हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन हुई है। रिफ्लेक्शन के लिए ही तो दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप चेक करेंगे तो हर जगह पे आपको यही नजर आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इक्वल है। लेकिन यह है कि जो पैटर्न आपको दिख रहा है वो क्या है? इर्रेगुलर, जिसकी वजह से आप इसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम दे रहे हैं। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इस टॉपिक की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।